तो नमस्कार दोस्तों, एक्सेस टू मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम एंड इन्फ्लेशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या चीज़ है। मार्केट स्ट्रक्चर रेफर्स टू मार्केट्स कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस फर्म्स बिहेवियर एंड आउटकम्स, यानी कि मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स जो फॉर्म के ना बिहेवियर और आउटकम को इन्फ्लुएंस करता हो। ठीक है ना। तो मार्केट स्ट्रक्चर के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। सबसे पहला आता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहला आता है मैनी बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे बायर होते हैं और सेलर भी होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है ना वो होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, यानी कि प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है ना। फिर आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी यहाँ पे आप फ्री एंट्री कर सकते हो। अगर आपका एक कोई कंपनी है तो आप उस मार्केट पे फ्री एंट्री भी कर सकते हो, फ्री एग्जिट भी कर सकते हो, राइट। इसके बाद आता है परफेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि सबको मार्केट की परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, राइट। अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक व्हीट एंड राइस। ठीक है ना। तो इस मार्केट में ना कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि किसी एक सेलर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोनोपोली के बारे में। तो मोनोपोली में ना सिंगल सेलर पूरा मार्केट को डोमिनेट करता है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। और यहाँ पे बैरियर्स हाई बैरियर्स टू एंट्री होता है, यहाँ पे कोई दूसरा कंपनी एंट्री नहीं कर सकता इस मार्केट पे, राइट। तो एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज एंड यूटिलिटी कंपनीज। तो इंडियन रेलवेज ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए। इंडियन रेलवेज में क्या हो रहा है, आप देखिए जितना भी ट्रेन्स वगैरह जो भी है कम्युनिकेशन सब इंडियन रेलवेज से ही मैनेज कर रही है, राइट। तो दूसरा कोई कंपनी इंडियन रेलवेज को टक्कर देने के लिए कोई कंपनी है नहीं। हालांकि अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो धीरे धीरे कुछ कंपनियां आ रही है इंडियन रेलवेज में भी, फिर भी मोनोपोली किसका रहेगा, इंडियन रेलवेज का ही रहेगा, राइट। बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। तो परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली कंपटीशन दोनों ना सेम है, सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है। यहाँ पे भी क्या है, सेलर एंड बायर बहुत सारे हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी है, परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी है। ठीक है ना। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस क्या है, वो है प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग होता है। ठीक है ना। मल्टीपल सेलर्स होते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए, राइट। और यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी भी होती है। तो कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि फास्ट फूड चेन्स एंड क्लॉथिंग ब्रांड्स, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं करंट एग्जांपल कोई दूं तो बर्गर किंग एंड मैकडोनल्ड्स के अलग कस्टमर्स होते हैं, राइट। लेकिन दोनों को एक ही मार्केट शेयर के लिए कॉम्पीट करना पड़ता है, राइट। तो अभी बात करते हैं ओलिगोपोली के बारे में। तो ओलिगोपोली में ना फ्यू लार्ज सेलर्स डोमिनेट द मार्केट, कुछ सेलर्स होते हैं जो पूरा मार्केट को डोमिनेट करते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, होमोजेनियस होती है या डिफरेंशिएटेड, दोनों में से कोई भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाई बैरियर्स टू एंट्री होती है, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेलीकॉम सेक्टर। तो ओलिगोपोली में दोनों कंपटीशन और कोलैबोरेशन दोनों हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है डुओपोली। तो डुओपोली में ना मार्केट कंट्रोल बाय टू डोमिनेंट फर्म्स, यानी कि दो फर्म पूरा मार्केट को ना कंट्रोल करती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजन इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना। या जैसे कि कोको कोला एंड पेप्सी, राइट। अगर एक की प्राइस बढ़ने का सीधा इफेक्ट दूसरे की सेल पे पड़ता है डुओपोली पे, राइट। तो अभी बात करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम इज द
टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड में ना कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुए सारे गुड्स और सर्विसेज का टोटल मॉनेटरी वैल्यू को ना हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम के। सबसे पहला आता है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग क्या कैसे इसका डेफिनेशन क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री। कंट्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होते हैं ना, उनका टोटल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो जीडीपी के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है मेजर्ड एट करंट मार्केट प्राइस, ओके। और रियल जीडीपी का मतलब होता है एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। जो भी प्राइजेस रहता है आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन, जो भी प्राइस बनता है उसको हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं, राइट। अभी बात करते हैं जीएनपी के बारे में, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी जीडीपी हम लोग ने समझ लिया है, तो जीडीपी के साथ अगर हम लोग कोई नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड कर देते हैं, ये नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड मतलब क्या होता है, कुछ भी हम लोग कंट्री से जो एक्सपोर्ट करते हैं ना दूसरे कंट्री में, तो वहां से जो भी इनकम हमारे पास जनरेट होता है हमारी कंट्री को, उस इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड बोलते हैं। तो इस इनकम को अगर हम जीडीपी से जोड़ देते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, जीएनपी मिलता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिलता है, राइट। अभी बात करते हैं एनएनपी। एनएनपी में हम क्या करते हैं, जो भी हमें जीएनपी मिला ना उसके साथ हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। अभी बात करते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम मतलब जो भी अभी हमारे पास जो नेशनल इनकम निकला है, नेट नेशनल इनकम एनएनपी जो निकला है, एनएनपी से हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज को ऐड कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग माइनस कर देंगे और सब्सिडाइज को प्लस कर देंगे, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा, राइट। अभी बात करते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम, ये दोनों चीज मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले डेफिनेशन क्या है वो हम समझ लेते हैं। इनकम रिसीव बाय इंडिविजुअल बिफोर टैक्सेस, ओके। एंड डिस्पोजेबल इनकम मतलब पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप कहीं ना कहीं तो जॉब कर ही रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आगे करोगे, राइट। तो आपको सैलरी जो मिलेगा ना, जो ग्रॉस सैलरी रहेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ग्रॉस सैलरी मिलेगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल इनकम बोलेंगे। पर्सनल इनकम यानी कि यहाँ पे आपका टैक्सेस डिडक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जब टीडीएस और प्रोफेशनल टैक्स लेस कर देंगे, ये टीडीएस और प्रोफेशनल टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपको तो पता ही रहेगा। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो आपसे डायरेक्टली लिया जाता है, जो टैक्सेस आपके खाते से या आपके अकाउंट से डायरेक्टली लिया जाता है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब जो हम लोग हमारे सैलरी से, जो हमारी इनकम से डायरेक्टली लिया जाता है, उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, राइट। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम लोग को पता नहीं रहता है, लेकिन हम लोग जब गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं ना, उसके साथ वो टैक्स एडेड रहता है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। तो लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में ही सिर्फ। तो जो भी आपको सैलरी मिल रहा है ना, ग्रॉस सैलरी तक जो अमाउंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल इनकम बोलेंगे। इसके बाद जो भी टैक्सेस रहता है, इसको हम लोग लेस कर देंगे ना, इसको हम लोग लेस करने के बाद जो भी मिलेगा वो क्या रहेगा, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि जो हमारे इन हैंड सैलरी जो हमें मिलता है, जो हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, राइट। तो अभी बात करते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन इज द सस्टेन्ड राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर टाइम। यानी कि गुड्स और सर्विसेज के प्राइजेस का लगातार बढ़ना ओवर टाइम, तो को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो कुछ कॉजेज दिया हुआ है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट आता है डिमांड पूल इन्फ्लेशन। डिमांड पूल इन्फ्लेशन कब होता है, जब डिमांड हमारा सप्लाई से ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तब क्या होता है,
इन्फ्लेशन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकम हायर होगा एक कंज्यूमर का, तो उसका जो स्पेंडिंग रहेगा ना वो भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो रहा है, जिसके वजह से ना इन्फ्लेशन भी हाई हो रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब लेबर, रॉ मटेरियल कॉस्ट जो भी है, इन सब का कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का भी प्राइस बढ़ेगा, राइट। फॉर एग्जांपल, ऑयल प्राइस हाइक्स, ठीक है ना। फिर बात करेंगे बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई वेजेस जितना हाई होते रहेगा ना, कॉस्ट एंड प्राइसेस उतना ही हाई होते जाएगा। तो अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। तो सबसे पहला आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। नाम से ही क्रीपिंग मतलब धीरे 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 एकदम स्लो एंड मैनेजेबल राइज इन प्राइसेस। 1 to 3% पर ईयर होता है, तो ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन हम लोग बोलते हैं इसको, राइट। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट अगर 3 to 10% हो जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना। ये मॉडरेटली इन्फ्लेट करता है, राइट। उसके बाद आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, यानी कि अगर 10% से ज़्यादा हो इन्फ्लेशन पर ईयर, तो हम लोग उसको रैपिड राइज, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे से बढ़ रहा है, रैपिड राइज, तो उसको हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। और हाइपर इन्फ्लेशन में ना कुछ एक्सट्रीम रेट से जब इन्फ्लेशन बढ़ते रहता है ना, तो जिससे क्या होता है, कंट्री का जो करेंसी है ना वो कोलैप्स हो जाता है। आपने कभी वेनेजुएला के बारे में सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। ये बहुत वेल्दी कंट्री था पहले, लेकिन अभी दिवालिया बन चुका है। कंट्री के पास बहुत सारे ऑयल रिसोर्स थे, लेकिन फिर भी ये हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार हो गया। ठीक है ना। डिटेल में जानना है तो अगर आप यूट्यूब में देख सकते हो, आपको बहुत सारे केस स्टडीज मिल जाएंगे, ठीक है ना। बात करते हैं अभी डिफ्लेशन के बारे में। डिफ्लेशन होता है इन्फ्लेशन का उल्टा, मतलब नेगेटिव इन्फ्लेशन, वेयर प्राइजेस फॉल ओवर टाइम। यहाँ पे प्राइजेस क्या रहेगा, घटते रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है स्टैगफ्लेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोली ग्रो हो रहा है, स्लोली, ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोली ग्रो हो रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से हाई हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन दोनों बहुत तेजी से हाई हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आता है रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन, डेलिबरेट इन्फ्लेशन टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को ना बूस्ट करने के लिए जो इन्फ्लेशन लाया जाता है उसको हम लोग रिफ्लेशन बोलते हैं। फिर आता है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन को स्लो डाउन करने के लिए ना डिसइन्फ्लेशन लाया जाता है, राइट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। हालांकि हमारा ये वीडियो आने में बहुत देर हो चुका है, क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था, मेरे लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए मैं कहीं पे दूसरी जगह ज्वाइन किया हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसलिए मैं वीडियोस बनाने के लिए मुझे मौका नहीं मिल रहा था। आने वाले दिनों में ना अभी कंटिन्यूस वीडियो आते रहेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।